हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा 11 मार्केटिंग और आज इसकी थर्ड क्लास। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे सीधा सीधा अपने टॉपिक पर हम जंप करते हैं। देखो बच्चों, पहले दो सेशन के अंदर हम 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। मार्केट का मतलब क्या होता है, दो तरीके से देखा था, ट्रेडिशनल मॉडर्न। ट्रेडिशनल का मतलब क्या था, जहाँ पे बायर सेलर मिलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। और मॉडर्न मतलब क्या देखा, एक्चुअल बायर्स और पोटेंशियल बायर दोनों को जोड़ दो तो वो मार्केट हमारा बन जाता है। फिर हमने देखा था मार्केटिंग का मतलब। मार्केटिंग का मीनिंग आपको मैंने फीचर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी थी कि सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो लोगों की, उसके बाद नीड्स एंड वांट्स के बेसिस पे मार्केट ऑफरिंग करो। मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट जिसके अंदर वो फीचर्स हैं, वो क्वालिटीज हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर वो अवेलेबल है। उसके अंदर आपको कंटिन्यूअसली क्या करनी है, वैल्यू ऐड करनी है। क्यों वैल्यू ऐड करनी है, जिससे कस्टमर आपका ही प्रोडक्ट खरीदे, आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ना खरीदे। और लास्ट में आपको किसी तरीके से एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि आप एक दूसरे को वो चीजें दे रहे हो जो एक दूसरे के लिए वैल्यू रखती है। वो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है क्योंकि उसके लिए प्रोडक्ट में वैल्यू दिखती है, आप उससे पैसे ले रहे हो क्योंकि आपको पैसे में वैल्यू दिखती है। ये हमने देखा था। फिर लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था मार्केटर कौन होता है। मार्केटर इज अ पर्सन हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन एक्सचेंज प्रोसेस। जो ज्यादा अच्छे से ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एक्सचेंज के दौरान, उसे हम क्या बुलाते हैं, मार्केटर बुलाते हैं। नॉर्मली सेलर होता है, लेकिन कुछ केसेस में बायर भी हो सकता है। फिर हमने देखा था किस चीज की मार्केटिंग करी जा सकती है। तो हमने देखा था सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ने, इसके अलावा आइडियाज, पर्सन, प्लेसेस, इवेंट्स, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीजों की मार्केटिंग भी करी जा सकती है। क्लियर हो रहा है? ओके। आज बच्चों जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो है हमारा टॉपिक नंबर 5, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, लास्ट तक पूरी वीडियो जरूर देखना। तो चलिए बच्चों, सीधा उस टॉपिक पर हम चलते हैं। तो टॉपिक आ गया हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। इसके अंदर हम 5 फिलॉसफीज पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस में। ठीक है, आपको याद सीक्वेंस में नहीं करना, लेकिन आपको मालूम सारी होनी चाहिए। और फिलोसफी का मतलब बच्चों क्या होता है, एक तरीके का नजरिया, एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी का मतलब क्या है, प्रॉफिट कमाने का लोगों का नजरिया क्या क्या था। पहले के जमाने जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तो इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट थे, सबसे पहले बात कर रहा हूँ जब नई नई इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, तब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। लेकिन उनकी जो सप्लाई थी वो उतनी नहीं बढ़ी थी। और हमको भी पता है और आपको भी पता है, जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो लोग कुछ भी देने को राजी हो जाते हैं। तो यहां पर एक थिंकिंग बनाई गई थी, जो भी व्यक्ति कम से कम दाम में प्रोडक्ट बनाकर बेच देगा, आई रिपीट, कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बेचेगा कम से कम दाम पर, तो उसका प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट हो जाएगा और वो प्रॉफिट कमा लेगा। सर नहीं आ रहा समझ में हमको कि आप क्या बोल रहे हो, रीड करते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। पहली फिलोसफी क्या है, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जहां पे फोकस किस पर था, प्रोडक्शन पर फोकस था कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करो, कॉस्ट कम से कम आएगी, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स स्टार्टेड पिकिंग अप, बट द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर लिमिटेड। प्रोड्यूसर ज्यादा नहीं थे, सप्लाई ज्यादा नहीं थी, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो उन्होंने क्या बोला, एनीबडी हु कैन प्रोड्यूस वाज एबल टू सेल। क्योंकि सेलर्स बहुत कम थे, तो जो भी बना सकता था वो बेच सकता था। तो उनका फोकस किस पे था, सबका फोकस प्रोडक्शन पे था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो और बेचो। तो क्या लिखा हुआ है, इट वॉज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता था कि कोई भी कंपनी प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज कर सकती है, कोई भी कंपनी प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कब कमा सकती है, जब वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करे, जिससे उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आ जाए पर यूनिट। मतलब ये, अगर आप 10 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ यूनिट बना सकते हो, आई रिपीट, अगर आप 10 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ यूनिट बना सकते हो, तो आपको एक यूनिट 10 पैसे की पड़ी, पड़ी कि नहीं पड़ी। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप 1 करोड़ लगा के 1 करोड़ यूनिट बना रहे हो, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपी की पड़ी। और वो 1 रुपी की चीज 10 रुपए में बेच सकते हो, तो आपको पर यूनिट 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हो, 1 करोड़ लगाया, 1 करोड़ यूनिट बनाई, पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपी, 10 रुपए का बेचा, तो 9 रुपए प्रति यूनिट प्रॉफिट कमाना हो गया था। तो क्या लिखा हुआ था,
It was believed that profit could be maximized by producing at a large scale. बड़े लेवल पे काम करोगे तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और उससे लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि आपका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो, हर जगह, क्योंकि आपके जो कस्टमर है वो जगह जगह फैले हुए हैं, तो आपका हर जगह प्रोडक्ट अवेलेबल हो और आपका जो प्रोडक्ट हो अफोर्डेबल हो, सस्ता हो। अगर आपने ये दोनों चीजें क्रैक कर ली तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे। क्या लिखा हुआ है? Thus availability and affordability of the product were considered to the key of the success of the firm. क्लियर हो गया आपको? ज्यादा से ज्यादा बनाओ जिससे ज्यादा से ज्यादा बेच पाओगे। हर जगह आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो आपका हर जगह प्रोडक्ट अवेलेबल होगा और क्योंकि आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कम आएगी तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो लोगों के लिए अफोर्डेबल भी होगा। तो thus greater emphasis was placed on improving the production and distribution efficiency of the firm. तो फोकस किस पे हो गया था? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने पर हो गया। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। बहुत सही। सब लोगों ने ये करना चालू कर दिया। आई रिपीट, सब लोगों ने करना चालू कर दिया तो हुआ क्या? सप्लाई और डिमांड क्या हो गई? बराबर हो गई और हर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, हर एक प्रोडक्ट सस्ता दे बेच रहा है तो हुआ क्या? अब मान के चलो आपके सामने 10 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, 10 के 10 प्रोडक्ट सस्ते हैं और 10 के 10 प्रोडक्ट आपको हर जगह अवेलेबल है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदोगे? बताओ, चलो आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदोगे? सर हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे जो अच्छा होगा। अब सर ये अच्छा का मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसके अंदर फीचर्स अच्छे होंगे, वही तो प्रोडक्ट खरीदोगे। जब सारे प्रोडक्ट एक बराबर है, सबकी कॉस्ट सब कम है, सब जगह अवेलेबल है, तो क्या करोगे? वो प्रोडक्ट खरीदोगे जिसकी वे फीचर्स अच्छे होंगे, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो मतलब अब जो नजरिया था लोगों का बदल रहा था। अब लोगों का नजरिया क्वांटिटी से नहीं था, अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी से नहीं था, किस पर चला गया लोगों का फोकस? फीचर्स पे चला गया, क्वालिटी पे चला गया। तो उन्होंने बोला अब जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा वो बिकेगा। आया समझ में? पहले हर जगह बेचो, अब दूसरा फोकस क्या? अब अच्छा प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट कहां बदल गया? क्वांटिटी से हटके कहां फोकस शिफ्ट हो गया? क्वालिटी पर शिफ्ट हो गया। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। या फोकस जो है प्रोडक्ट पर है, पहला प्रोडक्शन पर था, अब किस पर है? प्रोडक्ट पर है। क्या लिखा हुआ है? एज अ रिजल्ट of emphasis on production capacity earlier days, the position of supply increased over the period of time. अब सिर्फ अवेलेबिलिटी कराना या लो प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचना आपके कंपनी के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए काफी नहीं था। अब आप अफोर्डेबल अवेलेबल करा दोगे इसका मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट बिकेगा। अब क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट लेना चालू कर दिए? जो बढ़िया हो, किस चीज में? क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में और फीचर में। समझ में आया? ओके। मतलब अब क्वांटिटी से फोकस शिफ्ट होके किस पे चला गया? क्वालिटी पर चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। किस चीज में? क्वालिटी में। नए नए फीचर्स उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे तभी आप चला पाओगे। तो मतलब ये कि अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आपको प्रोडक्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो दो कॉन्सेप्ट या दो फिलॉसफी समझ में आ गई। पहली फिलॉसफी क्या थी? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, सब जगह बेचो, अफोर्डेबल बेचो, मतलब अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। जब सब ये लोग करने लग गए थे तो फोकस किस पे शिफ्ट हो गया? क्वालिटी पर शिफ्ट हो गया। अब थर्ड फीचर इसका भी एक्सटेंशन है। थर्ड फीचर क्या बोलता है? भले ही आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो, भले ही आपका प्रोडक्ट सस्ता हो, भले ही आपके प्रोडक्ट में क्यों ना बढ़िया से बेहतरीन फीचर हो, लेकिन अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो खरीदेगा कहां से? अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को पता ही नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा कहां से? अगर मैं एज अ टीचर अपने बंद कमरे में चुपचाप बैठा रहा हूं तो मैं कितना भी बढ़िया टीचर क्यों ना हो, कितनी भी मेरी कम फीस क्यों ना हो, क्या लोग मुझसे पढ़ने आएंगे? नहीं पढ़ने आएंगे, क्योंकि लोगों को मेरे बारे में पता ही नहीं है। तो फोकस आता है हमारा, शिफ्ट होता है द सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब फोकस पहले प्रोडक्शन पर था,
फिर प्रोडक्ट पर हुआ, अब किस पर फोकस हो गया, सेलिंग पर फोकस हो गया। मतलब ये कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट अब नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। लॉजिक क्लियर हो गया? रीड करें क्या लिखा हुआ है। With the passage of time, the marketing environment underwent further change। जो हमारा मार्केटिंग थी वो फिर से चेंज हो गई। पहले स्केल ऑफ बिजनेस पे फोकस हुआ, फिर हमारे सप्लाई पर फोकस हुआ, फिर कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो क्वालिटी में मूव हो गया। ठीक है। द प्रोडक्ट क्वालिटी and availability did not ensure the survival of the growth of the firm because large number of sellers are selling high quality products। मतलब ये अब सारे लोग, आई रिपीट, सारे लोग अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सस्ते दामों में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी है? अब सब लोग बढ़िया प्रोडक्ट बेचेंगे तो कस्टमर कैसे खरीदेगा? कस्टमर चॉइस किसके बिहाफ पे करेगा? जिसकी वो एड देख रहा होगा, जिसकी वो एडवर्टाइजमेंट सुन रहा होगा, है ना। आप हर जगह बायजूस बायजूस सुनते हो, हर जगह आप अनअकैडमी अकेडमी सुनते हो, तो आप क्यों सुन रहे हो? क्योंकि वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो कोई भी दिमाग में आता है प्लेटफॉर्म, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, तो आप उसी के बारे में बात करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि अब फोकस किस पर चेंज होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? इट वॉज एज्यूम्ड दैट कस्टमर वुड नॉट बाय और वुड नॉट बाय इनफ। मतलब या तो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं, या तो ज्यादा नहीं खरीदेगा। कब तक नहीं खरीदेगा? जब तक आप उसको कन्विंस ना कर लो, जब तक उसे मोटिवेट ना करो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो कंपनी का फोकस किस पे शिफ्ट हो गया? तो उन्होंने बोला, कंपनी को एडवाइस करी, देयरफॉर the firm must undertake aggressive selling and promotional effort to make the customer buy their product। मतलब आपको aggressively, ज्यादा से ज्यादा आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको सेलिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, जिससे आप कस्टमर को कन्विंस कर सको कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। प्रमोशनल टेक्निक्स की जो यूजेस था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो क्या लिखा हुआ है? तो अगर प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको सेल्स को पुश करना पड़ेगा। आपको सेल्स को पुश करना पड़ेगा। कैसे पुश करना पड़ेगा? थ्रू एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक। आपको कैसे ना कैसे करके प्रमोशन करना ही पड़ेगा। और अगर आप अनअकैडमी के चैनल पर जाओ तो क्या होता है, वहां पर हर कोई प्रोडक्ट बेचने को बैठा हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं? एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जिससे वो कस्टमर को कन्विंस कर पाए कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। वो अपने वो बताते हैं देखो हम कितना सस्ता बेच रहे हैं, तो वो देखो क्वांटिटी भी बात कर रहे हैं। फिर वो ये बताते हैं कितने बड़े बड़े टीचर्स हैं, तो वो क्वालिटी भी बात कर रहे हैं। उसके बाद वो एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मतलब वो सेलिंग कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो शिफ्ट देख रहे हो, पहले ज्यादा से ज्यादा बनाओ, सस्ता बनाओ, फिर अच्छा बनाओ, अब एडवर्टाइज भी करो। तो लोगों ने समझ लिया कि यहां पर पागल बनाया जाता है। तो आप अभी तो पहली बात तो प्रोडक्ट बेच दोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि कुछ लोगों ने ना तो प्रोडक्ट पे ध्यान दिया, ना क्वालिटी पे ध्यान दिया, उन्होंने सेलिंग करना चालू कर दिया। और जब सेलिंग करना चालू कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी के बारे में इतना सुनोगे तो एक आध प्रोडक्ट तो आप भी खरीद ही लोगे। और जब बेकार प्रोडक्ट होगा तो फिर आप कभी खरीदोगे उस चीज को? नहीं खरीदोगे। तो लोगों को पता लग गया कि सिर्फ एडवर्टाइज करने से कुछ नहीं होगा। आप एक बार प्रोडक्ट बेच दोगे, लेकिन आप बार बार नहीं बेच पाओगे, अल्टीमेटली आप लॉस पे चले जाओगे। तो फिर एक और ट्रांजिशन आया। अब ट्रांजिशन किस चीज का आया? द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप चलो क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हो, आप चलो प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हो, आप एग्रेसिव पे दे रहे हो, भाई वो कस्टमर को चाहिए भी तो हो। आप एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना के लाओ, बहुत प्यारे फीचर्स हो, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का हो, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, अरे मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं खरीदूंगा क्यों? समझ में आ रहा है? तो उन्होंने बोला नहीं, अब आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? कि आपको कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है। बढ़िया प्रोडक्ट बना के नहीं बेचना, आपको कस्टमर की जरूरत को पूरा करना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो जाए। तो क्या लिखा है कि इन इट इज एज्यूम दैट इन द लॉन्ग रन, अगर आपको बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाना और दौड़ाना है, तो उन्होंने बोला कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तभी कर सकते हो, कब? जब आप उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करो, जो उनको जरूरत है, और उनको आप वो प्रोडक्ट बेचो और उनको नीड्स को सेटिस्फाई करो। क्लियर हो रहा है?
तो वही जो हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, मार्केटिंग की डेफिनेशन पढ़ी क्या थी, नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, एक मार्केट ऑफरिंग करो, वैल्यू ऐड करो और एक्सचेंज करो। वही चीज यहाँ पे उन्होंने कॉपी पेस्ट मार दी है। क्या लिखा हुआ है, द बेसिक रोल ऑफ द फर्म इज टू आइडेंटिफाई अ नीड एंड फिल इट। समझ में आया। और उन्होंने बोला कि हम प्रोडक्ट में जो एड सर्विसेज डालते हैं, एड ऑन्स, वो क्यों डालते हैं एड ऑन्स, क्योंकि हम चाहते हैं कस्टमर की जो नीड्स है वो क्लासिफाई हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर हम बात करें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की समरी की, तो उन्होंने क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको मार्केट कौन से लोगों को बेचना है उनको आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उनकी नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, वैसा प्रोडक्ट बनाओ जो उनकी नीड्स एंड वांट को आइडेंटिफाई कर पाए, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करो और ये सब कुछ करो किसी से प्रॉफिट। क्लियर हो गया। 4 पढ़ लिया हमने, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सेलिंग पढ़ लिया, फिर हमने मार्केटिंग पढ़ लिया। अब इसके बाद एक और फिलॉसफी आ गई। अब फिलॉसफी क्या आ गई कि आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हो उसके साथ साथ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप गंदगी फैला रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मतलब ये कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को तो सेटिस्फाई करो तो प्रॉफिट चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, लेकिन सोसाइटी को खतरा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी को खतरा आया तो गवर्नमेंट बंद करा देगी। समझ में आ रही है चीज। अगर आपने पॉल्यूशन ज्यादा करा तो गवर्नमेंट एक्शन ले लेगी। तो नेक्स्ट जो फिलोसफी का शिफ्ट आया वो आ गया हमारा सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मतलब ये 90% तो इसके अंदर मार्केटिंग है ही, बस एक चीज इसके अंदर ऐड कर दी, क्या, सोसाइटी का भला भी आप कर दो, तब तो मजे में आ जाओगे, वरना दिक्कत में फंस जाओगे। क्या लिखा हुआ है, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एडिक्वेट इफ वी लुक एट द चैलेंजेस posed by social problems like environment pollution, deforestation, shortage of resources, pollution, explosion, inflation। तो उन्होंने बोला है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तब काम नहीं करेगा आप सोसाइटी में दिक्कत दे। तो सोसाइटी की दिक्कत बता दी, पॉल्यूशन कर रहे हो, डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, रिसोर्सेज को खराब कर रहे हो, पॉपुलेशन को दिक्कत हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने बोला है कोई भी एक्टिविटी ह्यूमंस एंड नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो ठीक है, लेकिन वो अगर सोसाइटी को दिक्कत दे रही है तो वो जस्टिफाइबल नहीं है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने बस एक छोटी सी बात बोली और वो क्या है वो भी रीड कर लेते हैं। द टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट, डिलीवर द डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन एंड आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। बस इतनी सी बात उन्होंने ऐड करी है। क्या लिखा हुआ है, ये एक सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बस इन्होंने लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को भी ध्यान में रखा है। बस आपने बोला है कि आपको सोशल, एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग को भी ध्यान में रखना है। बस इतनी सी बात इन्होंने बोली और काम खत्म कर दिया। आई होप बच्चों आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और हमने 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफी सीखी। पहली थी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यहाँ पर फोकस था ज्यादा से ज्यादा बनाओ, सस्ते से सस्ता बनाओ और उसको बेचो, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। सेकंड में क्या आ गया कि सब कुछ ऐसा ही कर रहे हैं तो भी क्वांटिटी से शिफ्ट होके क्वालिटी पर आओ। अब जिसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा, जिसमें ज्यादा फीचर्स होंगे, उससे आप प्रॉफिट कमा पाओगे, मतलब आपको आप प्रोडक्ट इंप्रूव करना पड़ेगा। थर्ड, अब आपको बेचना पड़ेगा, यू हैव टू यूज एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट्स, बिकॉज अब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, अच्छे दाम का प्रोडक्ट बेचना ही काफी नहीं है। फिर कॉन्सेप्ट आया मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, जो कि हमने पढ़ लिया। वो क्या है, नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट बेचो और नीड को सेटिस्फाई करो, ये सब प्रॉफिट पे करो। और लास्ट हमने पढ़ा सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है कि भैया आप मार्केटिंग करो, नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करो, चलेगा, लेकिन सोसाइटी का भी ध्यान रखो। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए बच्चों हम आपसे लेंगे विदा। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, चैप्टर को याद कर लेना अच्छे से। लेंथी चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कहीं भी आप बोर नहीं होंगे। तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।